का टॉपिक है वेरिएबल थिकनेस फिल्म और वेज शेप्ड फिल्म। तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था थिन फिल्म से इंटरफेरेंस, और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम वेज शेप्ड थिन फिल्म से इंटरफेरेंस। तो वेज शेप्ड थिन फिल्म क्या होती है? ऐसी फिल्म जिसका एक किनारा पर थिकनेस 0 होती है। इस किनारे पर थिकनेस देखो 0, थिकनेस एट वन एंड इज 0 एंड थिकनेस एट द अदर एंड इज मैक्सिमम। तो इस किनारे पर थिकनेस मैक्सिमम है, तो इस फिल्म को हम बोलते हैं वेज शेप्ड फिल्म। अब हम नेक्स्ट जो इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा न्यूटन्स रिंग, जो हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो उसमें हम यहाँ पर वेज शेप्ड फिल्म बनेगी हमारी। तो इसलिए उनसे पहले ये जो डेरिवेशन है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वेज शेप्ड फिल्म के कारण इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का सिंपल सा एक हमने पहले भी डेरिवेशंस किए हैं। तो इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालते हैं। वो पाथ डिफरेंस को हम इक्वल करते हैं एल लैम्डा के, और फिर इक्वल करते हैं एन प्लस हाफ लैम्डा के। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस पर हम वो पुट कर देते हैं जो पाथ डिफरेंस होता है उसको। तो इसके लिए भी यही करना है कि हमें सबसे पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में उसको पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ नॉर्मल पर इंसिडेंट होती है। नॉर्मल पर किस एंगल से इंसिडेंट होती है? तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है आई। नॉर्मल पर आई एंगल से इंसिडेंट होती है। उसके बाद फिर वो यहां से रिफ्लेक्ट होती है। ये देखिए सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुई। उसके बाद क्या होगा, अब ये रे यहां पर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। उसके बाद यहां से एक रे वापस से ट्रांसमिट होती है और एक रे रिफ्लेक्ट होती है। अभी हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे वो रिफ्लेक्टेड रेस के कारण देखेंगे, इसलिए हम एक यहां पर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या होगी, वापस से रिफ्लेक्ट। तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से वो बेंड होगी ऐसे। ये देखिए, अब देखिए फिर से देखिए वेज शेप फिल्म के लिए एक रे यहां से रिफ्लेक्ट होती है डायरेक्टली, और एक रे पहले रिफ्रैक्ट होती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर रिफ्रैक्ट होती है। तो इन दोनों जो वेव्स हैं आगे जाके सुपर इम्पोज होंगी स्क्रीन पर। तो इन दोनों वेव्स के बीच में आगे कहीं लेंस लगा हुआ होगा, तो ये यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ अगर लेंस है तो ये यहाँ तक जाती है पूरा, और ये यहाँ तक जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में होगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर बाउंड्री पर और यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है रेयर बाउंड्री पर। ये बात अगर आपको अच्छी तरह पता करनी है तो उसके लिए लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, थिन फिल्म से इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रे आर सुपर इम्पोज। रिफ्लेक्टेड रे जब सुपर इम्पोज होती हैं तब इंटरफेरेंस पैटर्न क्या बनता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी कोई रे डेंसर बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट होती है, और एक रे डेंसर बाउंड्री कैसे हुई, क्योंकि ऊपर रेयर है और नीचे डेंसर मीडियम है, और ये वाली बाउंड्री कौन सी हुई, ये डेंसर है नीचे रेयर है। तो डेंसर बाउंड्री पर अगर रिफ्लेक्ट होती है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर वो है म्यू, अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, ठीक है।
तो एक रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद H पॉइंट तक पहुंचती है। तो दोनों जो रेज हैं उनमें पाथ डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक रे जाती है A से B, फिर B से C, फिर C से H, और A से B और B से C वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ट्रेवल करती है। तो देखिए A से B प्लस B से C वो ट्रेवल कर रही है म्यू के अंदर, उसके बाद जाती है C से H। तो ज़्यादा ये ट्रेवल कर रही है इसलिए इसको हमने पहले लिखा, और दूसरी जो वेव है वो यहाँ से A से I तक ट्रेवल करती है, तो माइनस AI। अब हमने क्या किया, AI को हमने लिख दिया AD प्लस DI, क्योंकि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर DI इज इक्वल टू HC। ये देखिए DI और CH इक्वल हो गए। यहाँ हमने AI को डिवाइड किया AD प्लस DI, और यहाँ से CH और DI एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ गया, म्यू AB प्लस BC माइनस AD। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। उससे पहले कुछ हम ज्योमेट्री से कुछ एंगल वगैरह देख लेते हैं। तो पहले देखिए ये एंगल 90 डिग्री है पूरा, ये एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस I, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 90, ठीक है। अब यहाँ पर ये 90 माइनस I है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, I। आप तीनों को ऐड करके देख लीजिए, 180 डिग्री आएगा, 90 माइनस I प्लस 90 प्लस I। तो ये अपने आप कितना आ गया, I। उसके बाद यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे G। अच्छा, अब बताइए ये नॉर्मल है और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ये कितना एंगल बनाएगी, R। ओके, अगर ये R है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस R, क्योंकि देखिए नॉर्मल यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, 90 में से R गया 90 माइनस R, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल कितना हुआ, R। ये एंगल कितना हुआ, R। तो अभी तक हमने देख लिया था कि ये एक वेज शेप्ड फिल्म है और इसमें ये इंसिडेंट रे है, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, और उसके बाद एक ये डायरेक्टली फर्स्ट सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरी वाली पहले रिफ्लेक्ट होकर फिर रिफ्लेक्ट होती है, और ये दोनों जो वेव्स हैं वो स्क्रीन पर जाकर सुपर इम्पोज होकर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना था कि पाथ डिफरेंस क्या है, और पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट कर चुके थे, म्यू AB प्लस BC माइनस AD। तो यहाँ पर हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी डायग्राम में कुछ और करना पड़ेगा। डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिव है, ठीक है, काफ़ी टिपिकल है, ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ से ये एंगल कितना बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है। ओके, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब एक बात देखिए, हमने लास्ट में ये भी पढ़ लिया था कि ये अगर I है तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो ये हुआ 90 माइनस I, ये है 90 डिग्री, तो ये एंगल बना I। चेक कर लीजिएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिनमें से ये 90 माइनस I प्लस 90, तो 90 माइनस I प्लस 90 को 180 में से माइनस करना, ये I आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का नाम है G, ध्यान से देखना, ये पॉइंट है G। अब ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री में से R माइनस हो गया, तो ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस R,
ये बात आपको समझ में आई। फिर देखिए ये एंगल है 90 डिग्री, 90 में से r माइनस हुआ 90 माइनस r, ये 90 डिग्री। इस ट्राइंगल में ये एंगल आ गया है r, इस ट्राइंगल में ये एंगल फिर आ गया है r। तो हमें बेसिकली ये मैं हटा देता हूँ, ये काम का नहीं है, ये भी हटा देता हूँ, ये भी काम का नहीं है, ठीक है, ये एंगल भी नहीं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये एंगल I है और ये एंगल R है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम AD और AG की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो सारा AB प्लस BC माइनस AD सब कुछ हमें डायग्राम से ही कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल ADC, फ्रॉम ट्राइंगल ADC कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन I। साइन I क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेनियस। I के सामने परपेंडिकुलर कौन है, AD, और हाइपोटेनियस कौन हुआ, AC। तो साइन I आ गया मेरे पास AD अपॉन AC। ओके, अब फ्रॉम ट्राइंगल हम लेंगे ACG, ध्यान से देखिएगा, ACG यहां लगाएंगे साइन R इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर AG, परपेंडिकुलर AG अपॉन हाइपोटेनियस AC। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, डायग्राम में ही अब देखना पड़ेगा। और हमें अब हमें इन दोनों को, यस, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, साइन I अपॉन साइन R करना है। तो साइन I बाय साइन R, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AD अपॉन AC, और साइन R कितना है, AC अपॉन AG। तो AC से AC कैंसिल आउट हो गया, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू AD बाय AG। और आपको पता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन I बाय साइन R कितना होता है, म्यू। तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, AD बाय AG। तो यहाँ पर AD आ गया है हमारे पास म्यू AG। अब आपके पास AD म्यू AG आ गया है, तो ये हमारे पास टर्म काम की है, क्योंकि हमारे पास आ गया है AD म्यू AD इक्वल टू म्यू AG। तो इतना मैं हटा रहा हूं फिर से, ठीक है। अब यहां से हमारे पास काम की चीज क्या आई है, AD इक्वल टू म्यू AG, वो हम यहां पर लिख लेंगे। ओके, सो AD इक्वल टू म्यू AG, ये हमारे पास काम की चीज है। क्योंकि ये काम की है इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB ये तीनों एंगल, ये एंगल कितना है बताइए, यहां से यहां ये 90 डिग्री और प्लस R, तो ये एंगल है 90 प्लस R, ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है नहीं पता, फाई मान लेते हैं। तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये एंगल मिलेगा हमें 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 माइनस R माइनस थीटा। तो ये एंगल मिला हमें 90 माइनस R प्लस थीटा। समझ में आया आपको, 180 माइनस 90, 90 माइनस कॉमन लिया R प्लस थीटा। तो ये एंगल हमें पता लगा, ये वाला। अब ये बात ध्यान दीजिए, ये पूरा एंगल कितना है, ये यहाँ से ये वाला 90 में से कितना चला गया, 90 माइनस R प्लस थीटा, ये कितना बचा। तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 5। समझ में आई ना बात, ये 5 है, तो ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस 5।
तो कितना आएगा 90 माइनस 5, 90 माइनस यहाँ कर लेता हूँ, तो 90, ये एंगल है 90 माइनस 5, तो 90 माइनस 5 की वैल्यू है 90 माइनस r प्लस थीटा। तो देखिए 90 माइनस 5, 90 माइनस 90, ये हो गया प्लस r प्लस थीटा। तो ये एंगल की वैल्यू आ गई मेरे पास r प्लस थीटा। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, तो ये मैं फिर से हटा रहा हूँ। हमारे पास आ गया है ये रिलेशन 90 माइनस 5 इक्वल टू r प्लस थीटा। ओके, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ये एंगल हमारे पास आ गया है r प्लस थीटा। तो ये एंगल अगर r प्लस थीटा है तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये एंगल भी कितना होगा r प्लस थीटा। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम इसको हम आगे देखिए यहां से लेकर यहां तक की विड्थ हम लेते हैं थिकनेस t, ठीक है, यहां से यहां तक की जो थिकनेस है वो t है। अब हम इसे ऐसे आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते हैं, और ये पॉइंट कौन सा है B, तो ये हो गया है हमारे पास F। हमने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, सुनते रहना। अगर ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना है, स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन से अगर ये एंगल थीटा बनता है तो ये एंगल भी कितना बनेगा यहाँ से थीटा। इन एंगल को बोलते हैं अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्जुगेट एंगल बोलते हैं। तो वैसे ही ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन सेम लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से कितना एंगल बना रही है r प्लस थीटा, तो यहाँ से भी कितना बनाएगी r प्लस थीटा। तो ये r प्लस थीटा कैसे है आपको समझ में आई बात, ये r प्लस थीटा है, तो ये देखिए अल्टरनेटिंग एंगल, ये भी r प्लस थीटा। जब इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आई ना बात, ये हमने ऐसे ही ज्वाइन किया है ज्योमेट्री से, इसको हमने आगे बढ़ाया f तक मिलाया, तो हमने देखा ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना, इट मींस ट्रायंगल BCF इज आइसोस्केलस, जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं, उनकी दो साइड भी इक्वल होती है, और वो ट्रायंगल होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ, इसका मतलब है कि BC इक्वल हुआ CFK। ये बात आपको समझ में आई, BC इक्वल हुआ CFK। तो BC इक्वल हो गया CFK। आगे देखिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए अब पाथ डिफरेंस क्या था, अब फिर से पाथ डिफरेंस पर आइए। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर लिखते हैं, वापस देखते हैं, ये रिलेशन आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब मेन हमें वापस से जाना है पाथ डिफरेंस पर। म्यू कितना था पाथ डिफरेंस, AB प्लस BC, AB प्लस BC। हमें पता है कि BC किसके इक्वल हो गया है, CF के, तो पाथ डिफरेंस आ गया है AB, और BC की जगह हमने लिख दिया है CF, और माइनस है AD। अब एक बात देखिए, AB प्लस BC, अरे सॉरी यहाँ पर BC इक्वल टू BF है, सॉरी BC इक्वल टू BF, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना, तो BC इक्वल टू BF है, मैंने CF कर दिया, तो कोई बात नहीं। तो BC की जगह मैं लिख देता हूँ BF, और AB प्लस BF कितना हो गया है AF, AB प्लस BF हो गया है AF माइनस AD। ओके, तो डेल इक्वल टू म्यू
ये आ गया है हमारे पास AF। ये बात आपको समझ में आई? ओके। और AD की जगह मैं वैल्यू पुट कर लूंगा, AD की वैल्यू कितनी है बेटा? म्यू AG। तो मैं रख दूंगा AD की जगह म्यू AG। म्यू कॉमन लूंगा, कितना आ जाएगा? AF माइनस AG। और ये म्यू की वैल्यू आई AF, AD की जगह AG पुट किया ना हमने, म्यू AG। म्यू कॉमन लिया, AF माइनस AG। AF ये रहा, माइनस AG ये रहा, इतना सा पार्ट। तो AF में से AG माइनस करो तो कितना आएगा आपके पास? यहां से लेकर यहां तक GF। तो आ गया आपके पास म्यू GF। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब GF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो ये ट्राइंगल देखिए आप, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल GCF, GCF। ये देखिए GCF cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या होता है? जहां से ये एंगल बना दो, देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, तो बेस हुआ हमारे पास GF, ठीक है। और हमारे पास ये देखिए GF, और हाइपोटेन्यूस क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस हुआ CF। अब क्योंकि ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल था, तो यहां से यहां तक की थिकनेस T थी, और ये साइड इक्वल है, तो यहां से यहां तक की थिकनेस भी कितनी होगी? T। तो T प्लस T, CF कितना आ गया हमारे पास? 2T। तो GF कितना आ गया हमारे पास? 2T cos R प्लस थीटा। तो यहां पे हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया है 2 म्यू T cos R प्लस थीटा। ये देखिए, ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस आया है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से इसको देखिए। और यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया है पाथ डिफरेंस 2 म्यू T cos R प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 2 म्यू T cos थीटा प्लस R माइनस लेमडा बाई 2। यहाँ माइनस लेमडा बाई 2 क्यों आया? क्योंकि जो सबसे पहले जो सरफेस से जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा था वो डेंसर मीडियम के इंटरफेस की सरफेस थी, जो कि हमने थिन फिल्म्स में अच्छी तरह पढ़ रखा है कि माइनस डेल बाई 2 क्यों आता है? क्योंकि जो दो आगे इंटरफेरेंस होंगी ना, इंटरफेयर होंगी, सुपरपोजिशन जो बनाएंगी, जो स्क्रीन पर मिलेंगी जो वेव्स, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जो पहला सरफेस था वेज शेप का, ये वाला सरफेस, इसमें जो लाइट गिरी थी, इंसिडेंट हुई थी, वो रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये जो बाउंड्री होती है वो डेंसर मीडियम की बाउंड्री होती है, और डेंसर मीडियम की बाउंड्री पर हमेशा फेज डिफरेंस 180 डिग्री आता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह पढ़ रखा है। तो आपको मालूम होगा ये तो कि माइनस लेमडा बाई 2 क्यों आया। अब आगे देखिए, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या करेंगे? पार्ट डिफरेंस को n लेमडा के इक्वल कर देते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं? कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं? पाथ डिफरेंस को n प्लस हाफ लेमडा के इक्वल कर देते हैं। हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना है? 2 म्यू T cos थीटा प्लस R माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा। एक बात और ध्यान देनी है कि अगर इफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस। अगर लाइट, जैसे ये नॉर्मल है, सरफेस का नॉर्मल ये है, और लाइट इसके अलोंग आ रही है, तो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब जो एंगल आई है वो 0 है। तो एंगल आई अगर 0 होगा, इंसिडेंस एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 होगा। इस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो इस केस के अंदर R 0 होगा, और इन दोनों केसेस में यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं? 2 म्यू T cos थीटा, ठीक है, माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू n लेमडा,
और इस वाले केस में क्या कर दूंगा 2 म्यू टी कॉस, क्योंकि r 0 है, कॉस थीटा माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप फिल्म।